बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कोकब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ईद भी अच्छी गुजरी होगी और मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। आज की स्टोरी का नाम है जिए तो ऐसे। पूरे 4 महीने बाद दादी घर वापस आ रही थीं। अरहम की शादी पर छोटी फूफो आईं तो ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ पिंडी ले गईं। सिर्फ भाईजान ही आपकी औलाद नहीं है अम्मा, हम बेटियों की भी माँ हैं आप। 10 बरस पहले उर्वा की पैदाइश पर आप मेरे यहाँ आई थीं, फिर तो ना आने की कसम ही खा ली। बस अब मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। खैर से आपके लाडले पोते की शादी भी निमट गई है। फूफो ने माँ पर मान भरी धौंस जमाई थी। दादी ने भी इस बार बेटी का दिल तोड़ना मुनासिब ख्याल न किया और उनके साथ जाने पर राजी हो गई। 2 माह वो छोटी फूफो के पास पिंडी रही थी। फिर मंजली फूफो ने जिशान को उन्हें लेने भेज दिया। जब छोटी के पास इतने दिन रुक गई तो मेरा क्या कसूर, अब आपने मेरे यहाँ क्या करना है। सो यूं दादी मंजली फूफो के पास लाहौर पहुँच गई। वहाँ भी 2 माह क्याम किया। मंजली फूफो तो अभी दादी को मजीद रोकना चाह रही थी। जिशान के लिए लड़की ढूंढो मुहिम जारी थी और उन्हें इस मरहले पर जहाँ दीदा माँ की रहनुमाई दरकार थी। खुद दादी का भी यहाँ दिल लगा हुआ था, मगर फिर अचानक ही उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। बस अब खैर से जिशान की शादी पर ही आऊँगी, बहुत दिन रह ली यहाँ, अब रज़ा के बच्चे याद आ रहे हैं। हाँ जी, भैया और भैया के बाल बच्चों में तो जान है आपकी। अब फैसला कर लिया है तो बदलेंगी थोड़ी। जिशान से कहती हूँ टिकटें करवा ले, छोड़ आएगा आपको। फुप्पो ने माँ को ज़बरदस्ती रोकना मुनासिब ख्याल न किया। यूँ पूरे 4 महीने बाद दादी घर लौटी थी। पोते पोती दादी को चिमट गए थे और उनसे कह दिया था कि आइंदा वो इतने दिनों के लिए कहीं जाने का सोचें भी मत। दादी मुस्कुराती रहीं। किरण खुशगवार हैरत के साथ दादी और पोते पोतियों का लाड प्यार देखती रही। अरे दुल्हन, तुम वहाँ दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। दादी की निगाह उस पर पड़ी तो मोहब्बत से उसे पास बुलाया। वो झिझकते शर्माते उनके करीब जाकर बैठ गई। और खुश तो हो, दिल लग गया यहाँ पर। अम्मा बाबा खैरियत से हैं तुम्हारे? दादी ने पोते की नई नवेली दुल्हन से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। किरण को ये फ्रेंडली सी दादी बहुत अच्छी लगी। खुद उसकी नानी दादी तो उसके होश संभालने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, सो वो इन मिठास भरे रिश्तों से नावाकिफ थी। उसे दादी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। खाने की मेज़ पर दादी ने उसके हाथ के बने मटर कीमा और फिरनी की भी खूब ही तारीफ की, बल्कि इनाम के तौर पर उसे 200 रुपये से भी नवाजा। किरण निहाल हो गई, लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद उसे महसूस होने लगा कि सबके साथ दोस्ताना मिजाज रखने वाली दादी का बर्ताव अपनी बहू यानी किरण की सास के साथ इतना दोस्ताना नहीं, बल्कि वो अपनी बहू पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने न देती थी। हालांकि किरण की सास मैमुना बेगम खासी भली मांस खातून थी। शादी के बाद इन 4 महीनों में उन्होंने किरण के साथ मिसाली रवैया अख्तियार किया था। किरण भी उनका दिली एहतराम करती थी, लेकिन अब दादी इस बात का लिहाज किए बिना कि मैमुना खुद सास बन चुकी हैं, उनकी बहू के सामने ही उन्हें किसी न किसी बात पर टोक देती। मैमुना आंटी की बेचारी सी शक्ल देखकर किरण खुद अजीब सी खिफत में मुब्तला हो जाती। उस रोज़ किरण किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। जब मैमुना आंटी सास के लिए चाय बनाने किचन में आई, ज़रा देर बाद ही दादी भी उनके पीछे चली आई। बहू, चाय बनाने लगी थी या पाए? उन्होंने तंज किया। बस अम्मा, ला ही रही थी, मैमुना ज़रा धीरे से बोली। यकीनन बहू के सामने इस इज्जत अफजाई ने उन्हें खफीफ सा कर दिया था। और मैमुना, ये तुमने किचन का क्या हशर कर दिया है? 4 महीने मैं इस घर से क्या दूर रही, घर का तो सत्यानाश ही हो गया। दादी ने मजीद कड़े तेवर अपनाए। क्यों अम्मा, अब ऐसा भी क्या हो गया? इस बार मैमुना भी ज़रा खफा होकर बोली। लो भला, अब एक एक चीज़ का मैं बताऊं? तुम्हारी तो जैसी आंखें ही नहीं है। चूल्हा देखो, चिकनाई से अटा पड़ा है। सलेब का भी यही हशर है।
कल रात को मैंने अपने हाजमे का चूरन ढूंढने के लिए कैबिनेट खोला तो चकरा कर रह गई। इस बेतरतीबी से चीज़ें ठोंस रखी थीं कि हद नहीं, और सिर्फ एक कैबिनेट पर क्या मौकूफ, सारी कैबिनेटें अलम गलम सामान से भरी पड़ी हैं। फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही अजीब नागवार सी महक आती है। कई कई दिन के बासी सालन फ्रिज में पड़े हैं, और ज़रा ये फ्रिज का दरवाज़ा तो बाहर से देखो कितना मैला हो रहा है। फ्रूट और सब्जियों की बास्केट में भी ताज़ा और पुराना फ्रूट ऐसे गत्थम गुत्था हुए पड़े हैं कि गले सड़े फलों की महक की वजह से ताज़ा फल खाने को भी जी नहीं चाहता। दादी ने तो गोया एक ही सांस में चार्जशीट पढ़कर सुना दी। बस अम्मा, पिछले दिनों जोड़ों के दर्द ने आजज कर रखा था, बस इसीलिए इन छोटी छोटी कोताहियों की तरफ ध्यान नहीं गया। मैमुना शर्मिंदा सी होकर बोली थी। अरे बस करो बहू बेगम, हम जैसे जानते नहीं तुम्हें। पहले भी मैं ही तुम्हारे पीछे पड़कर कह सुनकर ये काम करवाती थी। तुम खुद कितनी सुघड़ और सलीकामंद थी, हमें खूब इल्म है। अब मान लिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो खैर से किसी से कह सुनकर तो ये काम करवा सकती हो। ऐसी फर्मा बरदार बहू मिली है तुम्हें, अल्लाह खुश रखे उसे। कैसी दिलजमी से खाना बनाती है, जायकेदार और लाजवाब। बच्ची अभी कम उम्र है, घरदारी से दूसरे बच्ची अभी कम उम्र है, घरदारी के दूसरे झमेलों का उसे क्या इल्म। पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म होते के साथ तो उसकी शादी की तारीख ठहरा दी गई थी। तुम्हें चाहिए था कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करती। अरे अपना वक्त भूल गई, कैसे हमने तुम्हें घरदारी की नज़ाकतें समझाई थी। माँ के घर से क्या सीख कर आई थी तुम? खाना पकाना, सीना परोना, सलीका करीना, सब कुछ मैंने सिखाया कि नहीं? दादी कड़े तेवरों से इस्तफसार करते हुए उन्हें बीता वक्त भी याद करवा रही थी। अच्छा अम्मा, अब बस भी करें। मैमुना बहू के सामने इस इज्जत अफजाई पर यकीनन शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं तो बस कह देती हूँ, लेकिन तुम भी अपनी जिम्मेदारी पहचानो। बहू को पराया मत समझो, बेटी समझकर उसकी तरबियत और रहनुमाई करो। ऐसे अच्छे मिजाज की बच्ची है, अगर किसी तेज तरार लड़की से पाला पड़ता तुम्हें पता चलता। दादी ने फराख दिली से किरण की तारीफ की थी। वो झींक कर रह गई। चाय का कप लेकर दादी किचन से निकली तो मैमुना ने सुकून का सांस लिया। बेटा, आज कढ़ी बनाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दो, काफ़ी टाइम लग जाएगा। मूंग की दाल बना लेना, जल्दी से बन जाएगी। फिर हम माँ बेटी मिलकर ज़रा किचन की तफसीली सफाई कर लेते हैं। अम्मा के मिजाज का तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा, सफाई सुथराई के मामले में ज़रा वहमी है, और ख़ुसूसन बावर्ची खाना तो उन्हें लशकता चमकता ही चाहिए। फिर दोबारा कोई मीन मीख निकालें, हम किचन चमका ही क्यों न लें। उन्होंने बहू को दोस्ताना अंदाज में मुखातिब किया। अम्मी आप आराम करें, मैं कर लूँगी खुद। किरण ने उन्हें मना करना चाहा। अरे तुम कब तक लगोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। उन्होंने रसानियत से बहू को मुखातिब किया। फिर किरण को साथ लगाकर किचन तफसीली सफाई में जुट गई। 2.5-3 घंटों की मेहनत के बाद किचन लश्कारे मार रहा था, की वजह से इतनी देर लग गई। आइंदा हम माँ बेटी साथ के साथ ही फैलावा समेट कर हर चीज़ तरीके सलीके से रख लेंगे। अम्मा को एतराज़ का मौका ही क्यों मिले। तुम्हारी तो खैर है, तुम उनके लाडले पोते की दुल्हन हो, लेकिन मेरी गोशमाली करते हुए वो मिनट नहीं लगाती। मैमुना ने मुस्कुरा कर बहू को मुखातिब किया। उसने फर्मा बरदारी से इस बात में सर हिला दिया। जी ही जी में सास पर तरस भी आया। इस उम्र में भी वो अपनी सास से कितना डरती थी। रात को जब सब अहले खाना सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले तो मैमुना ने 2 कप चाय बनाकर सास के कमरे का रुख किया। हस्बे तवक्का वो जाग रही थी और मैमुना की ही मुंतजिर थी। ये ले अम्मा, गरम गरम चाय। उन्होंने सास को मोहब्बत से मुस्कुरा कर देखा और उन्हें चाय का कप देकर खुद भी उनके बिस्तर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। बस इतनी सी बात, खामखा तुमने हवा बना रखा था। दादी ने मुस्कुरा कर उन्हें मुखातिब किया। अरहम की शादी के बाद दादी फौरन यहाँ से चली गई थी। उन्हें नई दुल्हन के रंग ढंग देखने का मौका ही न मिल सका। बाद में मैमुना से जब भी बात हुई वो कुछ बुझी बुझी सी लगी। दादी के कुरेदने पर वो हमेशा की तरह दिल की बात उनसे छुपा न पाई।
ارحم کی دلہن کی وجہ سے پریشان ہوں اماں۔ ٹھنڈا سانس بھر کر انہوں نے جواب دیا۔ ہائے، کیا ہوا؟ شکل سے تو بچی بھولی بھالی لگتی تھی، کیا ابھی سے ہی پرپرزے نکالنے شروع کر دیے؟ دادی بھی فوری تشویش میں مبتلا ہوئی۔ ارے نہیں اماں، مزاج کی تو اچھی ہے، با ادب اور فرما بردار، لیکن ذرا بھی سلیقہ مند نہیں۔ خوشی خوشی کچن کا چارج تو سنبھال لیا، کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہے، لیکن کھانا بنانے کے سوا باورچی خانے سے کوئی سروکار نہیں۔ اب باقی گھر میں تو صفائی کے لیے ماسی آتی ہے، میں ماسی کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کرواتی ہوں۔ باقی گھر چمکتا دمکتا رہتا ہے اور کچن میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جی الٹ جاتا ہے۔ میں خود سے کچن کی صفائی ستھرائی کرتے ڈرتی ہوں کہ کہیں کرن یہ نہ سمجھ لے کہ میں اسے اس کی بد سلیقگی جتا رہی ہوں، اور وہ خود بھی مجھے کچن میں نہیں گھسنے دیتی۔ چائے بنانے بھی چلی جاؤں تو کہتی ہے امی آپ بیٹھیں، میں 2 منٹ میں بنا کر لائی۔ اپنی دانست میں تو بیچاری نے خوش اسلوبی سے کچن کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ اگر اسے کوئی طریقہ کرینہ سکھاؤں تو یہ نہ سمجھے کہ ساس نکتہ چیں ہے اور ابھی سے ہی کاموں پر ٹوکنے لگی۔ خوش مزاج لڑکی ہے، لیکن ہے تو نئی نسل کی نمائندہ، اور آج کل کے بچوں میں برداشت کا مادہ ذرا کم ہوتا ہے۔ گھر کے سکون کی خاطر فی الحال تو لب سیے ہوئے ہوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ذہنی خلجان بڑھتا جا رہا ہے۔ میمونہ نے بے بس سے لہجے میں سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ ارے بہو، تمہیں تو بلا وجہ پریشان ہونے کی عادت ہے، میں بس واپس آ رہی ہوں، پھر نکالتی ہوں تمہاری پریشانی کا کوئی حل۔ اکلوتی لاڈلی اور چہیتی بہو کی پریشانی اماں سے برداشت نہ ہو پائی تھی۔ میمونہ نے زندگی بھر انہیں ماں کا رتبہ دیا تھا، تو دادی نے بھی ان پر ہمیشہ شفقت لٹائی تھی۔ وہ ان کے اکلوتے نور نظر کی شریک حیات تھیں، اس حوالے سے دادی کو عزیز تر تھیں، تو اپنی تابعداری اور فرما برداری کی وجہ سے بھی شوہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساس کے دل پر بھی راج کیا تھا۔ بیتے برسوں میں انہوں نے اس گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا کر رکھا تھا، بچوں کی بے مثال تربیت کی تھی، پھر بہت ارمانوں سے اپنے بڑے بیٹے کے سر پر سہرا سجایا تھا۔ بیٹے کی شادی کے بعد وہ بہو کے طرز عمل سے کچھ پریشان تھیں، تو دادی سے ان کی پریشانی برداشت نہ ہو پائی، وہ فوراً واپس آئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر بہو کے بیان کی صداقت خود بھی جانچ لی۔ کرن کی ماں نے یقیناً بیٹی کو امور خانہ داری میں اس حد تک طاق کر دیا تھا کہ وہ کھانا بہترین پکاتی تھی، لیکن سگڑاپے کے متعلق کوئی شعور نہ دیا تھا۔ میمونہ بے بنیاد خدشات سے خائف ہو کر بہو کی تربیت کرتے ہوئے ہچکچا۔ تب دادی نے عقل لڑائی اور کس خوبی سے بہو کا مسئلہ حل کر ڈالا تھا۔ آپ جیسی عقل مجھ میں کہاں اماں، مجھے تو اس عمر میں بھی زندگی کے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ ان کے کہنے پر دادی مسکرائی تھیں۔ ایک دن یہ الفاظ تمہاری بہو بھی تمہارے لیے کہے گی، اتنا یقین رکھو کہ اس بچی کے ساتھ ہمیشہ پرشفقت رویہ اپناؤ گی تو بدلے میں بھی ہمیشہ عزت و احترام ہی ملے گا۔ باقی پریشان مت ہو، اس گھر کے رنگ ڈھنگ وہ وقت کے ساتھ سیکھ ہی لے گی۔ انہوں نے بہو کو تسلی دی۔ میمونہ نے مطمئن انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور اپنے بیڈ روم میں نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے کرن ارحم کو آج کے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ دادی سب کے ساتھ کتنی مہربان ہے، لیکن انہوں نے امی کی جوانی میں انہیں ضرور بہت ٹف ٹائم دیا ہوگا۔ کرن کی بات پر ارحم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی غلط فہمی رفع کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی ماں اور دادی کی بے مثال انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتانے والا ہی تھا کہ کرن نے جزیات کے ساتھ آج کا قصہ کہہ سنایا تھا۔ ارحم نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ ذہین دادی کا ذہین پوتا تھا، بیوی کی غلط فہمی دور کر کے دادی کی پلاننگ برباد کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ چلو، امی نے تو جیسے تیسے وقت گزار لیا، تم کوشش کر کے دادی کی گڈ بکس میں جگہ بنا لینا، امی یقیناً تمہیں گائیڈ کرتی رہیں گی۔ اس نے بیوی کو مشورے کے ساتھ تسلی بھی دی۔ کرن نے اس بات میں سر ہلا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔